उच्चतम न्यायालय भाग फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय भाग 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, यानी कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति, कौन कौन सी पावर है और कौन कौन से उसके क्षेत्राधिकार है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसको अपने समझने के लिए मुख्य रूप से अपने इसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका पहला भाग आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला पार्ट कौन सा आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। दूसरा इसका जो भाग आता है उसको हम बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा जो इसका भाग आता है उसको हम बोलते हैं सलाहकारी शक्ति। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, सलाहकारी शक्ति। चौथा इसका जो भाग आता है या शक्ति आती है वो आती है न्यायिक समीक्षा की। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये अनुच्छेद 131 में वर्णित है, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत आपके अनुच्छेद आते हैं 132, 133, 134, 136, ठीक है। सलाहकारी शक्ति आती है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा आती है 137 अनुच्छेद के तहत। तो इनको अपने अलग अलग देखेंगे, ठीक है ना। पहले अपने देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला कौन सा आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, ठीक है ना, जिसके ऊपर सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो क्या कहलाएंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मामले आएंगे। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें पहली क्या आती है, पहली संदर्भ में इसके अंदर वो चीज़ें आती है कि ऐसे मामले जिसमें पहला क्या है कि एक तरफ क्या हो, केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ क्या हो, राज्य सरकार हो, राज्य सरकार हो। यानी ऐसा कोई विवाद जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद से जुड़ा हुआ मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। पहली कंडीशन क्या है, एक तरफ केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ क्या हो, राज्य सरकार हो। तो ये मामला कहाँ आएगा, सीधा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आएगा। इसके अंदर दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या है, एक तरफ राज्य हो और दूसरी तरफ भी क्या हो, राज्य हो। यानी कि 2 राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो ऐसा मामला भी सीधा कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ठीक है। 2 राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो मामला कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, यानी अनुच्छेद 131 के तहत आएगा। तीसरी कंडीशन है कि एक तरफ केंद्र सरकार है, ठीक है, एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ क्या है, 2 या अधिक राज्य हैं, उससे जुड़ा हुआ मामला भी सीधा कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ऐसे मामले जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार दूसरी तरफ राज्य सरकार हो तो मामला सीधा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। दूसरी कंडीशन है कि 2 राज्यों के बीच अगर विवाद है
तो उसकी सुनवाई भी सीधी सीधी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में होगी। तीसरी कंडीशन है कि एक तरफ केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ 2 या 2 से अधिक राज्य हो, ऐसा कोई मामला है तो वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। दूसरी जो कंडीशन है वो आती है रिट अधिकारिता क्षेत्र। क्या आती है? रिट अधिकारिता क्षेत्र, यानी कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है 32, संविधान का अनुच्छेद 32। ठीक है, तो रिट अधिकारिता क्षेत्र है, रिट अधिकारिता, इसके अंतर्गत क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है ना, किसी संस्था के द्वारा या राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उसका केस सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, और इस अनुच्छेद 32 के तहत फिर उस अधिकार के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है ना, कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और 5 प्रकार की रिट के आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर निर्णय कर न्याय प्रदान करता है। तो ये 5 रिटें हैं, इसके ऊपर अपने अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि इन रिटों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी रिट के तहत क्या कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट करता है। तो रिट अधिकारिता क्षेत्र, और जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच मामले हैं या फिर केंद्र सरकार के साथ किसी राज्य का विवाद है, तो ऐसे मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ अपवाद रहते हैं जो अनुच्छेद 131 के अपवाद माने जाते हैं। ठीक है, तो उनको और देख लेते हैं कि इसके अपवाद क्या क्या हैं। यानी कि 131 के अपवाद, तो कई बार अपवाद पे प्रश्न आ जाता है। तो अपवाद की बात करें तो 2 राज्यों के बीच में अगर जल से संबंधित कोई विवाद है, ठीक है, 2 राज्यों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में कैसा विवाद है? जल विवाद है, तो मामला अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर मामला किस संदर्भ में आएगा? तो मामला आएगा 262 अनुच्छेद के तहत। ठीक है ना, 262 के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि यदि 2 राज्यों के बीच में जल संबंधी कोई विवाद है तो उसके लिए एक अंतर्राज्यीय, क्या? अंतर्राज्यीय जल आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग उसके संबंधित जो विवाद है उस विवाद का समाधान करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ भी 2 राज्यों के बीच में अगर जल से संबंधित कोई विवाद है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, उसका निस्तारण कौन करेगा? अंतर्राज्यीय जल आयोग करेगा, और अंतर्राज्यीय जल आयोग का जो गठन है, ठीक है, वो अनुच्छेद 262 के तहत किया गया है। 262 के तहत एक अंतर्राज्यीय जल आयोग बनेगा जो 2 राज्यों के बीच में जो पानी से संबंधित विवाद है उसका समाधान करेगा। तो ये इसका अपवाद है। हालांकि ये जो दूसरी कंडीशन है, 2 राज्यों के बीच विवाद आ सकता था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर विवाद की विषय वस्तु क्या है? जल से संबंधित है, तो विवाद 131 के तहत नहीं आएगा। तो 131 का अपवाद माना जाता है 262 अनुच्छेद। तो उसके बाद इसकी जो क्षेत्र अधिकारिता आती है वो आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो हमने अभी तक एक पार्ट पढ़ा है, क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसके अंतर्गत आपको एक तो चीज़ याद रखनी है, अनुच्छेद 131, यानी कि अनुच्छेद 131 है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है, और इसके अंतर्गत 2 तरह के मामले आते हैं। एक तो ऐसे मामले आते हैं जो राज्यों से संबंधित या केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है रिट अधिकारिता क्षेत्र, जो है से अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है। तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और रिटें वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है, ठीक है ना, उसके ऊपर विस्तृत व्याख्या अपने आगे वाले वीडियो, यानी कि स्पेशल जो अपने मौलिक अधिकारों पर जो वीडियो बढ़ाएंगे, तो उस वीडियो में आपको ये रिटों के प्रकार हैं, उनके विशेषता है, उनकी जो व्याख्या है, उनका शब्द का जो अर्थ है वो आपको अगले वीडियो में दे देंगे। मुख्य रूप से अगर रिटों के नाम अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, जिसमें आती है एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या आती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है परमादेश, परमादेश, ठीक है ना। एक रिट होती है प्रतिनिषेध,
प्रतिषेध, और एक रीट होती है प्रतिषेध, एक रीट होती है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, और पांचवी रीट होती है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो इन रीटों की विस्तृत व्याख्या इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमने पढ़ा, जिसके अंदर दो बातें थी, एक तो ऐसे मामले जो राज्यों से संबंधित हो, दूसरा रीट अधिकारिता क्षेत्र। तो आगे देखते हैं दूसरी उसकी अधिकारिता या उसका क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा पार्ट लेते हैं, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है। तो दूसरा आता है कौन सा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो किसी मामले को लेकर, तो उससे संबंधित जो उसका क्षेत्राधिकार रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकारी की अगर बात करें तो इसमें चाहे मामला दीवानी हो चाहे मामला फौजदारी हो, दोनों संदर्भ में अपील की जा सकती है। तो उसकी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उसको अपने देख लेते हैं। तो अपील की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 4 प्रकार के मामलों की अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करने का जो तरीका है या अपील करने का जो मतलब प्रकार है वो कितनी है, 4 प्रकार की अपील है। तो देखते हैं पहली अपील कौन सी है। पहली अपील है संवैधानिक मामलों से जुड़ी हुई अपील, संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील, और इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 132, यानी कि ऐसे मामले जिसमें कोई संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है या संविधान का सारपूर्ण कोई प्रश्न निहित है जिस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, तो ऐसे मामले, ठीक है ना, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं अपील के तहत। तो संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील 132 के अंतर्गत आती है। दूसरी इसके अंतर्गत आती है सिविल मामलों से जुड़ी अपील। दूसरी कौन सी है, सिविल मामलों से जुड़ी अपील। तो सिविल मामलों से जुड़ी अपील है, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 133, जिसमें सिविल मामलों से जुड़ी हुई अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। उसके बाद तीसरी आती है आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई अपील। तीसरी है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 134। और चौथी जो अपील है या चौथी अपील का जो प्रकार है वो प्रकार है विशेष अनुमति। क्या है, विशेष अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील। यानी कि कुछ अपीलें ऐसी होती है जिस पे आप सुप्रीम कोर्ट से पहले इजाज़त लेते हो, उसके बाद वो अपील है सुप्रीम कोर्ट में आती है। तो इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 136। तो ये सारी अपीलें हैं संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील, ठीक है ना। दूसरी है सिविल मामलों से जुड़ी अपील। तीसरी है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील। चौथी है विशेष अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील, जो अनुच्छेद 136 के तहत आती है। तो ये अपीलें हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं, किस तरह इसके अंदर अपील की जा सकती है, क्या इसके प्रावधान है, वो देख लेते हैं। तो पहले अपने बात कर लेते हैं संवैधानिक मामलों से जुड़ी हुई अपील की। और संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील का मतलब है कि इसके अंदर विषय वस्तु क्या है कि ऐसा केस जिसके अंदर संविधान से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न निहित हो, यानी कि संविधान की किसी विधि, ठीक है ना, किसी विधि से जुड़ा हुआ मामला हो, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य होता है। और वो अपील सीधी सीधी अनुच्छेद 132 के तहत सुनवाई होती है उसकी। तो इसके अंतर्गत आप एक उदाहरण ले सकते हो संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील। तो एक 2000 के अंदर सरकार ने अधिनियम पारित किया, सूचना अधिकार अधिनियम, ठीक है ना, सूचना अधिकार अधिनियम, ठीक है। ये सरकार ने 2000 के अंदर एक कानून बनाया था सूचना अधिकार अधिनियम,
ठीक है। इस सूचना अधिकार अधिनियम के अंदर एक धारा थी 66A, ठीक है ना। कौन सी धारा थी? 66A। तो मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्तिगत आदमी के जो डाटा हैं वो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था, और निर्णय के दौरान इस 66A जो धारा थी, इस धारा को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो ये मामला किससे जुड़ा था? संवैधानिक मामला था, यानी कि संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील है। तो ये रिट दायर हुई थी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों का हनन, ठीक है ना, मूल अधिकारों का हनन का जो मतलब है उसको संज्ञान देते हुए उसके संदर्भ में धारा 66A थी उसको समाप्त कर दिया था। तो इसमें कौन से मामले आते हैं? जो संविधान की किसी विधि का सारपूर्ण प्रश्न निहित होता है, वो मामले सारे संवैधानिक मामलों से जुड़ी हुई अपील के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सिविल जो मामले हैं उनसे जुड़ी अपील है, वो अनुच्छेद 133 में वर्णित है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें वो मामले आते हैं जिसमें कोई विधि का सारपूर्ण प्रश्न हो। इसमें कौन से मामले आते हैं? जो किसी विधि का सारपूर्ण प्रश्न हो, विधि का सारपूर्ण प्रश्न हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात कि ऐसे मामले, ठीक है ना, ऐसे मामले जिसमें जो अपराधी है, ठीक है ना, अपराधी है उसको कोई सजा हुई है, यानी कि हाईकोर्ट ने किसी मामले के तहत, मामला था सिविल, और सिविल मामले में किसी अपराधी को कोई सजा दी, लेकिन उसके अंतर्गत ऐसा देखा गया कि जो सजा प्राप्त व्यक्ति है वो तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देश का एक बहुत बड़ा वर्ग या बहुत बड़ा समूह उससे प्रभावित होता है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किस उद्देश्य से? क्योंकि इसके अंदर विधि का कोई सारपूर्ण प्रश्न है। तो ये मामला सिविल मामला अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है, फिर अपना डिसीजन देता है। तो यानी ऐसे मामले जिसमें समाज का या देश का बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता हो, तो उस विधि पर सारपूर्ण प्रश्न है, उस पर डिसीजन लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है। तीसरा जो आता है वो आता है आपराधिक मामले, ठीक है ना। आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो आपराधिक मामलों के अंतर्गत क्या होती है कि ऐसे मामले आते हैं जिसके अंतर्गत मान लो एक अधीनस्थ कोर्ट है, ठीक है ना, क्या है? अधीनस्थ कोर्ट है, यानी जिला स्तर पर कोर्ट है। उस कोर्ट ने किसी व्यक्ति को किसी केस के अंदर दोष मुक्ति दे दी। क्या दे दी? दोष मुक्ति। दोष मुक्ति का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को बरी कर दिया किसी अपराध के अंतर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय ने। फिर मामला चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या किया? उस मामले की सुनवाई करते हुए उसी व्यक्ति को सजा का प्रावधान कर दिया। तो कहने का मतलब दो कंडीशन हो गई कि अधीनस्थ जो कोर्ट था उसने तो ये कहा कि बरी आदमी, इसको कोई सजा नहीं मिलेगी, दोष मुक्ति हो गई है इसकी। लेकिन उसी मामले को जब हाई कोर्ट में पेश किया गया, यानी कि जब आगे अपील दायर की गई, तो उसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उसके अंदर कोई सजा का प्रावधान कर दिया, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर उसकी सुनवाई होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा। उसकी एक कंडीशन है ये, ठीक है ना। एक कंडीशन क्या है कि ऐसा मामला जो अधीनस्थ कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ने बदल दिया हो, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है अनुच्छेद 134 के तहत। दूसरी इसमें कंडीशन है कि ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाई कोर्ट से सीधे अपने यहाँ बुला लिया, यानी कि ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ रखवा लेता है, यानी कि जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामला संगीन है, इस पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना, आपराधिक मामला, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है कि हाई कोर्ट ये डिसीजन दे दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ का है, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना चाहिए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 134 के तहत पेश किया जा सकता है। तो ये आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें होती हैं। इसमें 3 कंडीशनें होती है। पहली कंडीशनें तो ये हुई कि जो अधीनस्थ कोर्ट है उसका निर्णय हाई कोर्ट ने बदल दिया, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं
किसी हाई कोर्ट से कोई केस है उसकी फाइल मंगवा लेता है और उस पर अपना निर्णय लेता है। तीसरी कंडीशन, हाई कोर्ट जब ये निर्णय कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पक्ष का है और उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से जा सकता है। तो 3 तरह की कंडीशन है आपराधिक के मामलों में। विशेष प्रकार की जो अपील है उसके अंतर्गत क्या है, ये एक तरह की अवशिष्ट शक्ति है। विशिष्ट मामले वाली जो शक्ति है वो क्या है, एक तरह की अवशिष्ट शक्ति है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है और सुप्रीम कोर्ट के पास होने के कारण ये इसमें क्या है कि कोई मामले ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले तीनों में नहीं आते, यानी कि मामला न तो संवैधानिक विषय से जुड़ा हुआ है, नहीं मामला सिविल विषय से जुड़ा है, नहीं मामला आपराधिक विषय से जुड़ा हुआ है। तो फिर विशेष अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट फिर मामले की सुनवाई करता है 136 अनुच्छेद के तहत। तो विशिष्ट मामले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो सारी अपने अधिकारिता है इसकी जो अपने अपील करने की, वो सैन्य कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि सैन्य कोर्ट होता है उसके निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती, विशेष परिस्थिति में ही हो सकती है, जब सजा का प्रावधान मृत्युदंड हो तब ये हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद आती है उसकी सलाहकारी अधिकारिता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर आती है, तीसरी पावर, यानी कि तीसरा क्षेत्राधिकार जिसको हम पढ़ रहे हैं क्या, सलाहकारी अधिकारिता। तो तीसरा पार्ट देखिए, सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता में क्या चीज़ होती है वो नोट कीजिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़, अब तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कीजिए, चैनल को आगे प्रसारित कीजिए, शेयर कीजिए। तीसरी जो इसकी विशेषता क्या है, सलाहकारी अधिकार या अधिकारिता। तो सलाहकारी अधिकारिता ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है, ठीक है ना। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को किसी विधि पर, ठीक है ना, राष्ट्रपति को किसी विधि पर, ठीक है ना, किसी अधिनियम पर, ठीक है, या किसी विधेयक पर जो संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए गया हुआ है, और राष्ट्रपति उस विधेयक पर कुछ मतलब परिचर्चा करना चाहता है, उसको मतलब अच्छे से समझना चाहता है, तो राष्ट्रपति क्या अनुच्छेद 143 के तहत किससे राय ले सकता है, मुख्य न्यायाधीश से राय ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है उससे राय ले सकता है किस मामले में, किसी भी विधि या अधिनियम से संबंधित मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अब मुख्य न्यायाधीश उसको सलाह दे या न दे, इसके बारे में क्या संविधान कहता है, तो मुख्य न्यायाधीश सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर सलाह दे दी तो उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन इसी तरह मुख्य न्यायाधीश अगर कोई सलाह देता है उस सलाह को राष्ट्रपति माने न माने उसके विवेक पर निर्भर है, ठीक है। तो इस संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत एक चीज़ ये आती है कि राष्ट्रपति जो अपना संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि है, ठीक है ना, चाहे विधि है चाहे कोई और मतलब एक तरह का कोई आदेश है या कोई परंपरा है, जो भी कुछ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो वो उस पर निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक से लेगा। तो ये इसकी क्या है, सलाहकारी अधिकारिता है। सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत क्या आता है, एक तो राष्ट्रपति किसी विशेष मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो 143 के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, 143 फर्स्ट जिसके अंतर राष्ट्रपति सलाह लेता है, और 143 सेकंड। 143 सेकंड है वो ये कहता है कि ऐसे मामले जो संविधान लागू होने से पहले के हैं उस पर राष्ट्रपति या मतलब ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाए जा सकते। तो ये थी इसकी सलाहकारी अधिकारिता। उसके बाद आती है न्यायिक समीक्षा की पावर। चौथी जो उसकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक
समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, एक पढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा है, एक है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक समीक्षा की अगर बात करें तो ये जो पावर है दोनों तरह की, ये अनुच्छेद 137 में वर्णित है, लेकिन न्यायिक समीक्षा को स्पष्ट रूप से मतलब एक तरह से कहीं व्याख्यित नहीं है, इसके लिए अलग अलग अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 13 आता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 132 आता है, ठीक है, इसी तरह से अनुच्छेद एक और आता है इसके अंतर्गत 32, ठीक है। तो ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ठीक है, और 133 आता है। तो इस अनुच्छेदों को मतलब संदर्भ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की पावर को इस्तेमाल करता है, ठीक है। 13 के अंतर्गत क्या है कि 13 के अंतर्गत ऐसा मतलब व्याख्यित किया गया अपने संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रहता है। ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है ये, और 13 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो कोई राज्य सरकार हो, अगर कोई ऐसी विधि का निर्माण करती है जो विधि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस विधि को शून्य कर दे, यानी कि निरस्त कर दे। तो ये भाग कौन सा अनुच्छेद बताता है? 13 बताता है। तो हम अपने कह सकते हैं अनुच्छेद 13 वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की पावर को इंगित करता है। इसी तरह अनुच्छेद 32 है, उसके तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है ना, तो हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये भी एक तरह से उसकी समीक्षा हो गई। तो समीक्षा के तहत ये अनुच्छेद 32 आता है, और 132 के अंतर्गत अभी अपने चर्चा की थी, ठीक है ना, जो आपके सिविल मामले उनसे जुड़े हुए हैं। 133 है जो आपराधिक मामले जुड़े हैं उनसे जुड़ी हुई अपीलें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि निर्णय गलत हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनरावलोकन करते हुए दोबारा निर्णय देता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, बेरूबारी वाद, ठीक है। इस बेरूबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था बेरूबारी वाद के अंतर्गत। फिर उसी के संदर्भ में एक वाद आया था 1973 के अंदर, जो फेमस वाद रहता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आया था, जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती वाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, अपने पहले वाला निर्णय था बेरूबारी वाद वाला, उस निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो कहने का मतलब पहले वाला निर्णय बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये पहले वाला निर्णय बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया उसका पुनरावलोकन करते हुए न्याय करना। और न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है सरकार की किसी विधि का या किसी कानून का अच्छे से समीक्षा करके उसको निरस्त करने की जो पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट, उसको अपने बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो ये चौथी प्रकार की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको अपने न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 4 तरह की पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंध रखते हैं, तो उनको और देख लो, ताकि अपना कोई भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से तो गलत होने की संभावना है।